ये है मधुपुर की कहानी। ये गांव अपने इलाके का सबसे साफ सुथरा, हरियाली से भरा और खुशहाल से भरा गांव है। इसे सबसे स्वच्छ गांव होने की वजह से सरकार ने इस गांव के सभी लोगों को 50,000 का इनाम दिया है। गांव के सारे लोग खुशी से झूम रहे हैं, सब पार्टी के मूड में हैं। रिया, देखा ना हमारा मधुपुर कितना प्यारा है। इस बार भी हमने चमेलीपुर को पीछे छोड़कर 50,000 का इनाम जीत लिया। हाँ, हमने दिखा दिया कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हम और भी मेहनत करेंगे, गांव में और हरियाली लाएंगे, तभी तो हमारा गांव और खुशहाल बनेगा। सुना है इनाम के पैसों से गांव में और हरे भरे पेड़ लगाए जाएंगे। चलो अब थोड़ी सी मस्ती हो जाए। मधुपुर के सभी लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। नाच गाना मस्ती धमाल शुरू हो जाता है। जहाँ मधुपुर हरा भरा, साफ सुथरा और खुशहाली से भरा हुआ था, वहीं चमेलीपुर में हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ के पेड़, फूल, घर सब कुछ धूसर रंग का है। पूरे गांव में कचरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते, अपने प्रधान चमचम चोर के जादू के भरोसे बैठे रहते हैं। चमचम चोर के साथ गांव के सारे लोग हैं। इस बार भी हमें नहीं बल्कि मधुपुर को 50,000 का इनाम मिला है। वो तो मिलेगा ही भैया, वो लोग मेहनत करते हैं, गांव को साफ रखते हैं, पेड़ लगाते हैं। मेरे रहते तुम लोगों को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वो जादुई डब्बा हासिल कर लिया जिसे मैं काफी दिनों से हासिल करना चाहता था। अब देखना, कल तक मेरा गांव कितना हरा भरा और साफ हो जाएगा। रात का समय है। चमचम चोर अपना जादुई डब्बा लेकर अपने गांव चमेलीपुर की गलियों में घूम रहा है। जैसे ही वो घूमता है, गांव का सारा कचरा उस डिब्बे में जमा हो रहा है। वो गांव का सारा कचरा लेकर हवा में उड़ जाता है। मधुपुर गांव के सभी लोग सो रहे हैं। तभी चमचम चोर अपने जादुई डब्बे के साथ मधुपुर गांव पहुंचता है और मधुपुर की गलियों में सारा कचरा फैला देता है। साथ ही अपने जादुई डब्बे में गांव की रंग बिरंगी चीजें, फूल, खिलौने और बच्चों के रंगीन कपड़े चुरा लेता है और चल देता है। इस गांव को उबाऊ और रंगहीन बना दिया। अब इसी गांव के रंग से अपने गांव को रंगीन बनाऊंगा। चमचम चोर मधुपुर गांव का सारा रंग लेकर अपने गांव चमेलीपुर चला जाता है और वहां उस रंग से पूरे गांव को रंगीन बना देता है। सूखे हुए पेड़ हरे हो जाते हैं, सारे घर रंग बिरंगे हो जाते हैं। सुबह सभी लोग उठते हैं, अपने गांव को रंगीन देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, क्या बात है, एक रात में ही ये चमत्कार कैसे हो गया? ये सब हमारे गांव के चमचम चोर का जादू है। उसी ने एक रात में ये सब कर दिखाया। अगला इनाम सरकार हमारे ही गांव को देगी। मधुपुर में सभी लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि गांव से सारे रंग गायब हो चुके हैं। सबके घर उजले हो चुके हैं, सबके घर सफेद हो चुके हैं, फूल मुरझा चुके हैं, भैंस का रंग भी सफेद हो गया है, कौवा भी सफेद हो चुका है और गांव की सारी गलियों में कचरा भरा पड़ा है। ये क्या हुआ मेरे गांव के साथ? सारे रंग भी गायब हो गए। हाँ, ये कचरा देखो, कल रात तक तो मेरा गांव साफ था, अब ये कैसे हो गया? कल ही तो हमारे गांव को इस जिले का सबसे स्वच्छ गांव होने का अवार्ड मिला था। आज इतना गंदा कैसे हो सकता है? हो सकता है रात में आंधी में उड़कर कचरा आ गया हो। कचरे का तो ठीक है, लेकिन गांव से रंग कैसे गायब हो गया? हमें फिर से अपने घरों को पेंट करना पड़ेगा, हरे पेड़ लगाने पड़ेंगे और गांव को साफ करना होगा। हाँ, इसके लिए हमें पूरे गांव का साथ चाहिए। मधुपुर गांव के सभी लोग गांव की साफ सफाई में जुट जाते हैं। कुछ लोग गांव के घरों को पेंट कर रहे हैं। गांव के लोग पूरे दिन मेहनत करके पूरे गांव को रंगीन बना देते हैं। अब देखो, हमारा गांव कितना चमक रहा है। सब कुछ तो रंगीन बना दोगे, लेकिन सफेद भैंस, सफेद कौवे, उन्हें कैसे रंगीन बनाओगे? रात का समय है। मधुपुर के सभी लोग सो रहे हैं।
तभी चमचम चोर अपना जादुई डब्बा लेकर आता है और पूरे गांव का रंग अपने डब्बे में चुरा लेता है। हरे पेड़ धूसर हो जाते हैं, रंगीन घर सफेद हो जाते हैं। अब मजा आएगा। पूरा रंग लेकर जाऊंगा और अपने गांव को और सुंदर बना दूंगा। फिर अगले महीने मेरे गांव को 50,000 नहीं बल्कि पूरे 1,00,000 का इनाम मिलेगा। सुबह का समय है। गांव के सभी लोग उठते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव फिर रंगहीन हो चुका है। हरे पेड़ धूसर हो चुके हैं, सबके घर सफेद हो चुके हैं। आखिर ये हमारे गांव के साथ हो क्या रहा है? कल ही हमने पूरे गांव को सजाया, पेंट किया, हरे पेड़ लगाए, लेकिन रात में ही सारा रंग गायब हो गया। हमें इसका पता लगाना होगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। पहले स्कूल चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे, फिर आकर पता लगाएंगे। ऋतिक और रिया स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल भी रंगहीन हो गया है, उसका भी रंग गायब है। स्कूल के कैंपस में लगे सारे फूल मुरझा चुके हैं। हमारा स्कूल भी रंगहीन हो गया है, अब तो पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। वो देखो, कितनी सारी मधुमक्खियाँ उदास बैठी हैं। वो मधुमक्खी का छत्ता देखो, कितना बड़ा हो गया है। हाँ, कल से मधुमक्खी का छत्ता दुगना बड़ा हो गया है। चलो देखते हैं। नहीं, मत जाओ। मेरी मम्मी ने कहा है मधुमक्खियों को मत छेड़ा करो, वरना वो शहद के साथ साथ डंक भी देती हैं। उसका शहद चुराने जाओगी तो डंक मारेगी, हम तो प्यार से बातें करेंगे। ऋतिक, रिया और स्कूल के कुछ बच्चे देखते हैं कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ उदास बैठी हैं। ऋतिक छत्ते के पास जाता है। ऋतिक, छत्ते के पास मत जाओ, अगर मधुमक्खी गुस्सा हो गई तो तुम्हारा चेहरा भी शहद का डब्बा बन जाएगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। ऋतिक छत्ते के पास जाता है तो देखता है कि मधुमक्खी का छत्ता टूटा हुआ है। ऋतिक मधुमक्खी के छत्ते को प्यार से छूता है। जैसे ही ऋतिक छत्ते को प्यार से छूता है, उसमें से एक सुनहरी मधुमक्खी बाहर आती है। ऋतिक भागो, ये तो रानी मधुमक्खी है, हमें छोड़ेगी नहीं। सभी बच्चे रानी मधुमक्खी से डरकर भागने लगते हैं। डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगी। रानी मधुमक्खी की आवाज सुनकर सभी बच्चे रुक जाते हैं। तुम्हारा छत्ता क्यों टूटा हुआ है? किसने तोड़ा? हाँ, और तुम सब मधुमक्खियाँ उदास क्यों बैठी हो? पूरे गांव के फूल मुरझाए हुए हैं, हम लोग शहद बनाने के लिए रस कहाँ से लाएंगे? हाँ, पिछले 2 दिनों से मेरे गांव के सारे हरे पेड़ भी रंगहीन हो गए हैं, हमारे घरों का रंग भी गायब हो चुका है। ये सब चमेलीपुर गांव के चमचम चोर का किया धरा है। वो हमारे गांव का रंग और फूल ले जाकर अपने गांव को सजाता है। अच्छा, तभी तो पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव मधुपुर का सारा रंग बिरंगा सामान भी गायब हो रहा है। इस चमचम चोर से निपटने का क्या उपाय है? वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसके पास एक जादुई डब्बा है, जिसके सहारे वो गांव का सारा रंग चूस लेता है। हम लोगों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसका एक ही उपाय है, तुम लोग हम मधुमक्खियों के लिए फूल लाओ, फिर हम मधुमक्खियाँ गांव के चारों ओर एक बड़ा सा छत्ता बनाएंगे, जिससे वो चमचम चोर मधुपुर गांव नहीं आ पाएगा। ये सुनकर रिया और ऋतिक अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव से फूल लाने के लिए निकल जाते हैं। खुद सारे फूल तोड़कर लाते हैं। ये देखकर सभी मधुमक्खियाँ खुश हो जाती हैं और सारे फूलों से रस चूसने लगती हैं। सभी मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसकर गांव के चारों तरफ एक बड़ा सा छत्ता बनाती हैं। अब मधुमक्खियों ने हमारे गांव को अपने छत्ते से सुरक्षित कर दिया है। हमें अपने गांव को फिर से सुंदर बनाना चाहिए। हाँ, चलो घरों को पेंट करते हैं और हरे सुंदर फूलों के पेड़ लगाते हैं। मधुपुर के सभी लोग मिलकर गांव में सफाई का काम करते हैं और हरे पेड़ लगाते हैं। अपने अपने घरों को पेंट करते हैं। सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। रात का समय है। चमचम चोर अपना जादुई डब्बा लेकर रंग और रंग बिरंगी चीजें चुराने के लिए मधुपुर के लिए निकलता है। जैसे ही वो मधुपुर के बॉर्डर पर पहुंचता है तो देखता है कि मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया हुआ है। जैसे ही वो उस छत्ते को पार करने की कोशिश करता है, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती हैं।
चमचम चोर वहाँ से जान बचाकर भागता है। बिरजू अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई। पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ राधिका, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही गुड़िया लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा राधिका के हाथ में थमा दिया। तभी बिरजू की पत्नी अर्चना बिरजू से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बातें कर रही हो अर्चना? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ, बेचे हैं तो क्या हुआ? अरे इस देश में ना जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। बिरजू अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी बिरजू की ही तरह एक लालची व्यक्ति था। बिरजू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? बिरजू, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। ये भी सुना है कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलिए चलकर देखते हैं। बिरजू मुखिया के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे हुए थे। बिरजू ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है बिरजू, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। बिरजू ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। अचानक वो गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू और मुखिया की ओर देखते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। बिरजू खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहाँ से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं बिरजू भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छिन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो बिरजू, पर ना जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह से डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, मगर मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। बिरजू हंसते हुए अपने आप से कहता है, मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता? अरे कुछ पैसे देकर ही टरका देता। बिरजू सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन बिरजू अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था
कि तभी गांव का सुखिया नाम का गरीब व्यक्ति बिरजू के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बिरजू भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान है, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा। निकल जाओ यहाँ से। सुखिया अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया कि तभी बिरजू की पत्नी अर्चना घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ अर्चना? पता नहीं राधिका को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है और ना किसी बात का जवाब दे रही है। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी अर्चना के साथ राधिका के कमरे में चला गया। उसने देखा राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ मत अर्चना, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। बिरजू तुरंत अपनी बेटी राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का बहुत इलाज किया, मगर राधिका को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। अर्चना बिरजू से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रत्ना ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी राधिका को रतन ताई को दिखा दें। बिरजू अपनी बेटी को अपनी पत्नी अर्चना के साथ रतन ताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू चौंकता हुआ कहता है, श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अभी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तू उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल पेड़ पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर वस्तु तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने थे। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति बिरजू को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, मगर अपनी इस तरबूज के गांव में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के गांव में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी।
मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आ रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कस कर पकड़ लेना, तुम अपने आप को स्वयं अपने गांव में पाओगे। बिरजू ने बीजों को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब व्यक्ति आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता।